आज मकर संक्रांति का दिन है और बहुत सारे ज्योतिष विशेषज्ञों का कहना था कि जब सूर्य मकर पर आएगा उसके बाद ही चुनाव चढ़ेगा। और अगर सनातन संस्कृति की बात करें, हिंदुत्व की बात करें, तो मकर संक्रांति का सूर्य जब उत्तरायण में आता है तो उसके बाद शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। भाजपा को अभी थोड़ी देर पहले एक दो दिन पहले कुछ अशुभ खबरें मिली, कुछ परिवर्तन हुए, भगदड़ मची, लेकिन उत्तरायण में सूर्य आने के बाद क्या कुछ बदलने वाला है? ऐसे ही एक विमर्श के लिए हम आए हैं एक ऐसे नेता के पास, एक ऐसे युवा नेता जो संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी रखते हैं और जनपद स्तर पर भी अपनी उनकी एक पहचान है। चित्रकूट भाजपा में जिला महामंत्री हैं और युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं और चित्रकूट के भविष्य के रूप में जाने जाते हैं। मैं परिचय कराता हूं आपका। आप है डॉक्टर आलोक कुमार पांडे, जो कभी शोध छात्र भी रहे हैं और एबीवीपी के समय में भी बहुत बड़ा संघर्ष करते रहे युवाओं के साथ। अभी भी लगातार आपका संघर्ष जारी है और उस दौर का संघर्ष भी हमने आपका देखा था जब आप सड़क पर 15-25 सैकड़ों युवाओं के साथ चलते थे। सपा बसपा की सरकार हुआ करती थी और वो संघर्ष का दौर, और आज जब सत्ता में भाजपा आई है उसके बाद आप जिला महामंत्री के पद पर हैं और वापस आप एक बार चुनाव में जाने वाले हैं। तो क्या लग रहा है आपको? आज उत्तरायण में सूर्य आ गया है, अब जो शुभ होने की संभावनाएं आपको नज़र आ रही हैं, क्या कुछ? भारतीय जनता पार्टी, सौरभ जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मकर संक्रांति पर्व की, और साथ ही आपके इस प्रोग्राम को जितने सुधीजन आत्मीय स्वजन देखेंगे उन सबको भी मकर संक्रांति पर्व की ढेर सारी मंगल कामनाएं। निश्चलता, गति ही जीवन का शाश्वत सत्य है और परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले 4.5 वर्षों में सत्ता को साध्य न मानकर बल्कि साधन मानकर गांव, गरीब, किसान, युवा, नौजवान, महिलाओं के कल्याण के लिए अहर्निश प्रयास किया है और उनके प्रयासों का परिणाम आज यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के परिणाम से उत्तर प्रदेश में 2014 में जन समर्थन जनविश्वास से हम 73 सीट जीते। 2017 के विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने 325 सीटें जीती। हमारे गठबंधन के साथी भी हमारी ही क्षमता पर, हमारे सामर्थ्य पर सीटें जीत कर आए। और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जब सपा बसपा जैसे दल एक साथ मिलकर लड़ रहे थे तो भी हम 64 सीट जीतने में सफल रहे और 50% वोट शेयर के साथ हमने उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता है। आज 2022 के चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग ने अधिसूचना लागू कर दी है। विभिन्न 7 चरणों में चुनाव की योजना रचना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश के 1,63,000 बूथों पर से अधिक बूथों पर अपना अपना बूथ जीतकर 403 विधानसभाओं में सुनिश्चित कमल खिलाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं और 350 के पार भाजपा की सरकार के पुनर्गठन का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। और हमारे लिए सत्ता सिर्फ और सिर्फ साधन है, साध्य नहीं है। साध्य है अंतिम, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में योजनाओं की पहुंचे, उसके जीवन में मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, उसके जीवन में योजनाओं से आया हुआ बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे। और आप देखते हैं कि तन पर जिसके कपड़ा न रहा हो, पेट पर जिसके भोजन न रहा हो, आज उसके सर पर पक्की छत आई है। आज उसे दोनों टाइम का भोजन प्राप्त हो रहा है। जब इस कोरोना काल में लाखों लोग रोजगार के संकट से जूझ रहे हैं, उस वक्त कोई भूखा ना सोए, यह संकल्प लेकर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। पूर्व में यहाँ सपा बसपा की सरकारें 14 साल रही हैं। आज सारे लोगों को किसानों की सुध याद आ रही है। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 2017 के बीच में वापस गई 2017 में, तो 10,000 करोड़ से अधिक का गन्ना किसानों का बकाया छोड़ कर गई। ये बकाया क्यों छोड़ कर गए? अगर वो किसानों के हितैषी थे तो बकाया क्यों छोड़ कर गए? अगर वह किसानों के हितैषी थे तो एमएसपी पर गेहूं और धान की खरीद क्यों नहीं ठीक से कर पाए? सपा बसपा और सपा की 14 वर्षों की सरकार में जितना एमएसपी पर गेहूं धान खरीदा गया 14 साल में, उससे कहीं अधिक धान और गेहूं की खरीद पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश की भाजपा नेतृत्व की पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने पहले वर्ष में ही 2017-18 वर्ष में ही खरीद कर ली थी। यह परिवर्तन है।
हम चाहते हैं कि किसान को पारदर्शी व्यवस्था से सारी योजनाओं का लाभ मिले। मैं अपने उदाहरण अपने जनपद चित्रकूट का देता हूँ। इसी जनपद में सपा सरकार के कार्यकाल में 700 क्विंटल प्रतिवर्ष बीज का वितरण होता था, निःशुल्क बीज का वितरण। आज भाजपा नेतृत्व की योगी सरकार के नेतृत्व में 4200 क्विंटल बीज का वितरण होता है, अर्थात 7 छंग 42, 6 गुना अधिक। तो वह किसान हितैषी है या हम किसान हितैषी हैं? पूर्ववर्ती सरकारों में खाद की उपलब्धता ही नहीं हो पाती थी। प्राइवेट दुकानदार कहाँ खाद रखता है, कहाँ बेचता है, कोई पता नहीं था। आज ई पॉस मशीन से अंगूठा लगाकर खाद का वितरण होता है और पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से किसानों का हक जो सब्सिडी है वह किसानों के हित में ही खर्च हो रहा है। या क्यों नहीं उन्होंने सुनिश्चित किया? वह अगर किसान हित ऐसी थे तो उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए था। पूर्ववर्ती किसी सरकार ने, आज़ादी से लेकर अब तक की किसी सरकार ने कभी नहीं सोचा था कि किसान के पसीने का भी सम्मान किया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तय किया कि किसान को भी सम्मान पाने का हक है और किसान के पसीने का, श्रम का सम्मान होना चाहिए। और उसको मास हर वर्ष 6,000 रुपये 3 किस्तों में हम 2-2 हज़ार रुपये की पूरी किस्तें देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये पहुंचे और पूरे के पूरे पहुंच रहे हैं। 1 रुपये की कटौती बीच में नहीं होती। यह परिवर्तन है और इसी परिवर्तन के लिए लोगों ने भाजपा का कमल खिलाया था। तो ये तो रही आपकी बातें, लेकिन मैं अब आपसे जनता की बातें करता हूँ। जिस प्रकार से आपने अभी कहा कि किसान के पसीने का सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। लेकिन मुझसे पिछले दिनों एक किसान से चर्चा हो रही थी, वो वीडियो भी उपलब्ध है। तो वो उनकी मानसिकता में ये चीज़ बैठ गई है कि वैसे ज़्यादा तो हमसे ले लिया थी, बुंदेली पर बात करेंगे कि 2,000 रुपये महीने दे तो रहे हैं, 6,000 रुपये मिल तो रहा है साल भर में, पर यूरिया में 5 किलो कम हो गया, 45 किलो की बोरी आ गई और इस प्रकार से रेट बढ़ गया। उन सब चीज़ों का जोड़ घटाव जनता को या तो कोई बता रहा है या फिर जनता खुद लगा रही है। देखिए, विपक्ष का काम है भ्रम फैलाना। फास्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता और संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है, सिर्फ भारत ही नहीं। लेकिन इस संकट के दौर में भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार किसानों तक फास्फेटिक उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए अहरनिश प्रयास कर रही है। और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 8,000 मीट्रिक टन से अधिक खाद का वितरण हो चुका है। अभी जब मैं और आप चर्चा कर रहे हैं, मेरे पास आंकड़े अपडेट अभी नहीं है, लेकिन मैं बता के सकता हूं कि 8,500 मीट्रिक टन से अधिक खाद का वितरण जनपद चित्रकूट में हो चुका है। और यह बताता है धीरे धीरे क्या है, किसानों को भी आने वाले समय के लिए मेरा आग्रह है आपके इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से, इस वीडियो कार्यक्रम के माध्यम से मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि किसान जीरो बजट फार्मिंग की ओर, गौवंश आधारित खेती की ओर अग्रसर हो। एक देसी गौवंश पर आधारित खेती पर अगर किसान आएंगे तो जहर मुक्त खेती की वातावरण बनेगा और भारत बहुत सारी बीमारियों से बचेगा। साथ ही भारत में उत्पादित हुआ अनाज विश्व में मुंह मांगे दामों पर खरीदा जाएगा। खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र में अभी भी फास्फेटिक उर्वरकों का प्रयोग पंजाब हरियाणा की तरह नहीं हुआ है। अगर बुंदेलखंड के किसान और केंद्र की सरकार ने एमएसपी, सर्वाधिक मोटे अनाजों पर एमएसपी घोषित करने का काम पहली बार भाजपा सरकार ने किया। तिलहन, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज बुंदेलखंड की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने वाली फसल है और यहाँ सहजता से उत्पादित की जा सकती है और उसकी लागत भी कम की जा सकती है। मेरा आग्रह है आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि किसान फास्फेटिक उर्वरकों की जगह गौवंश आधारित, गौमूत्र पर आधारित उर्वरक, और जैविक से भी अच्छा है, जीरो बजट फार्मिंग, बीजामृत, घन बीजामृत बना करके, जीवामृत बना करके अगर किसान तय कर ले तो मैं यह आश्वस्त करता हूं कि एक परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होगी और परिवर्तन की प्रक्रिया से हम किसानों की लागत को शून्य करेंगे और जितना उत्पादन उत्पादित होगा वह अधिक दामों पर बिकेगा, इसलिए उनकी आगत बढ़ती जाएगी। और हम जो चाहते हैं कि किसान आत्मनिर्भर बने, कृषि आत्मनिर्भर बने, और किसानों और कृषि के आत्मनिर्भर बनने से भारत निसंदेह आत्मनिर्भर बनेगा।
तो ये रही आपकी एक मांग रही, लेकिन अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उस चुनाव पर जो बड़ा गर्मा गर्म माहौल हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के दर्जनों विधायक छोड़ करके समाजवादी पार्टी में पहुंच गए। पूरे 5 साल तक वो बने रहे आपके साथ। अचानक ये क्या हुआ कि अधिसूचना लगने के बाद ही उनका हृदय परिवर्तन हो गया, पिछड़ों में नाराज़गी दिखने लगी, दलितों का सम्मान नहीं नज़र आने लगा। ये सब अचानक से कैसे आ गया? ये कौन सा भूकंप है? कहते भूकंप और ज्वालामुखी बनने में समय लगता है, तो क्या 4-5 साल से ये भूकंप बन रहा था, 4.5 साल से ज्वालामुखी बन रहा था आध का? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को किस नीति और निर्णय से ऐसा लगा कि पिछड़े, दलितों और अति पिछड़ों की उपेक्षा हो रही? उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार रही, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार रही, फिर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार रही, 2 बार पिता पुत्र की सरकार रही, 1 बार बहन जी की सरकार रही। इन 14 वर्षों में जब जब जिस दल की सरकार आई, उसने अपने एक वोट बैंक को तुष्टीकरण करने की नीति पर काम किया। उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार 2017 में उत्तर प्रदेश में बनी, केंद्र में 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश पूरे देश भर में पिछड़े वर्ग के लोगों की मांग थी कि एक आयोग बने। आयोग बना, लेकिन वो आयोग बिना दांत और नाखून का था। मतलब शेर आया, लेकिन शेर के पास ना नाखून थे, ना दांत थे, ना पंजे थे। केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। जो पिछड़ों की सर्वाधिक सबसे बड़ी मांग थी, उसे पूरा किया। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछड़ों को, पिछड़े वर्ग से आने वाले छात्रों को शिक्षा में अवसर अधिक से अधिक मिले, इसके लिए अनेक प्रयास किए। और साथ ही साथ जो नीट में था 27% ओबीसी आरक्षण वर्ग की मांग बड़ी तेजी से थी, उसको पूरा किया। 44 हजार रुपये जो छात्रवृत्ति के लिए 48,000 रुपये की सीमा थी पाने के लिए, उसे 2,40,000 किया। अब ये सारे निर्णय अगर पिछड़ों के विरोध में हुए हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बसपा की सरकार में कितना पिछड़ों का हित किया, यह वह जाने। फिर दूसरा मेरा आग्रह है कि जब सपा की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का जब गठन हुआ, तो सपा की सरकार में पिछड़ा वर्ग के नाम पर एक जाति विशेष का तुष्टीकरण करने की परंपरा रही। आप सबको भी ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक जाति विशेष की सेवा का आयोग बनकर रह गया था। और विरोधी विपक्ष के लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वह पीसीएस अफसर नहीं बनाते थे साहब, अपने परिवार की बेटियों के लिए दामादों का चयन करते थे। एक परंपरा रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, जिसके आदरणीय जसवंत सैनी जी अध्यक्ष हैं, और 28 जातियों का 29 पदों पर 28 जातियों का समायोजन हुआ है। पिछड़े वर्ग की 28 जातियों के प्रतिनिधि आज पिछड़े वर्ग की वास्तविक मांगों पर पुनर्विचार करने के लिए, योजना करने के लिए, विवेचन करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए बैठेंगे। अर्थात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, महापिछड़ा वर्ग की 28 जातियों का समावेशन किया है। और ये 28 जातियों का प्रतिनिधित्व बताता है कि पिछड़े वर्ग की सभी जातियों को समान रूप से विकास के अवसर प्राप्त हों, यह भाजपा सुनिश्चित कर रही है। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि अपने बेटा बेटी का भविष्य बनाने के लिए पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वालों से बचना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक और रोजगार के समान अवसर प्राप्त हों, इसके लिए सभी पिछड़े वर्ग की जातियों को एकत्र होकर सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहना होगा और अपने बेटा बेटी के नाम पर पिछड़ा वर्ग की डुगडुगी बजाने वाले नेताओं को आईना दिखाना होगा। तो अभी आपने एक बड़ी बात कही कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी एक जाति विशेष को तुष्टीकरण करने की कोशिश करते हैं, जैसे मुसलमानों का तुष्टीकरण करने का भी एक आरोप भाजपा की तरफ से लगता है। लेकिन बड़े बड़े विशेषज्ञों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े दूर का सोचती है। आपने अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, अब आप इस बार 2022 के चुनाव में मथुरा की बात करके यादवों को साधना चाहते हैं और उन्हीं यादवों पर निशाना साध रहे हैं। ये कैसी बात है? देखिए, इस देश की बहुप्रतीक्षित मांगे थी। राम मंदिर कभी भी राजनीति का मुद्दा नहीं रहा। राम मंदिर इस देश की भावना है, इस देश की आस्था के प्रतीक है। और हम राम राज्य की संकल्पना को लेकर के ही काम करने की परंपरा को अनुयायी रहे हैं। राम का मंदिर राम जन्मभूमि नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? बहुत सारे दल, पूर्व की केंद्र सरकार रही हो वो काल्पनिक कहती थी, बहुत सारे लोग कारसेवकों पर गोली चलाते थे।
आज सबको राम प्यारे हो गए। एक राजनीतिक दल दिल्ली में सरकार बनाकर वो कहते थे कि उनकी नानी ने कहा था कि राम ऐसे मंदिर में नहीं रहता जो किसी की मस्जिद तोड़कर बनाया गया हो, लेकिन वही राम मंदिर के दर्शन करने पहुंच गए। हमने सड़क से लेकर सदन तक जिस मुद्दे पर जो कहा, उसे जब अवसर आया, देश के प्रधानमंत्री ने माननीय उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, विगत 3 दशकों से सुनवाई के लिए तरस रहा है, आप इसको डेली डे टू डे इसकी हियरिंग करा करके इस पर निर्णय दे दीजिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने तथ्यों के आलोक में डे टू डे हियरिंग की और आज सार्वजनिक रूप से स्पष्ट हुआ कि श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। केंद्र सरकार का उस पर 1 रुपये अंशदान नहीं लगा है, सरकार का 1 रुपया नहीं लगा है, उस पर सिर्फ और सिर्फ देश के कोटि कोटि जन जिनकी भावना थी, जिनकी आस्था थी प्रभु राम में, उन सब के अंशदान से भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है। और वह सिर्फ राम का मंदिर नहीं है, भारत की एकात्मता का मंदिर है, भारत की एकता का मंदिर है, भारत के संभाव सहभाव सहजीवन का मंदिर है, और वह इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस भी बनेगा। पूरी दुनिया से लोग राम को देखने आएंगे, राम जन्मभूमि के राम दिव्य राम मंदिर को देखने आएंगे। और जब राम को देखने आएंगे, अयोध्या को देखने आएंगे, तो भगवान राम अयोध्या के साथ कहाँ रहे, 11 वर्ष किस जंगल में बिता किए, तो लोग चित्रकूट आएंगे। और जब चित्रकूट आएंगे तो राम सर्किट से चलते हुए धनुषकोटि तक जाएंगे। यह मार्ग है संस्कृति से समृद्धि का मार्ग। हम दूर का ही सोचते हैं, हमारे लिए देश सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे लिए देश के 130 करोड़ लोग मायने रखते हैं। हम वोट बैंक तुष्टीकरण के लिए राजनीति नहीं करते, हम देश के 130 करोड़ लोगों के भावी भवितव्य को ठीक करने के लिए आत्मनिर्भर सक्षम समर्थ भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं। और यही हमारी राजनीति है, यही हमारी राष्ट्रनीति है। तो यही तो बात है कि आप यदुवंशी श्रीकृष्ण के नाम पर इस बार यादवों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो माने या ना माने आपकी बात, नहीं, देखिए विषय नहीं है। भगवान राम सबके हैं, भगवान शिव सबके हैं, कृष्ण सबके हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि राम और कृष्ण इस समाज के रोल मॉडल्स हैं। इन पर टिप्पणी करने का मतलब है आप इस समाज की रोल मॉडल्स पर टिप्पणी करते हैं। वह धार्मिक प्रतीक चिन्ह है ही नहीं। किस कालखंड में कैसी परिस्थितियां रही और उस कालखंड में किस प्रकार का जीवन होना चाहिए, यह इन दोनों के व्यक्तित्वों में दिखता है। भगवान राम का जीवन मर्यादाओं की सीमाओं में बंधा है, भगवान कृष्ण का जीवन धर्म की संस्थापना के लिए किया जाने वाला हर कृत्य धर्म है, इस धारणा को स्पष्ट करता है। और वह करते हैं भी है कि कर्म प्रधान होना चाहिए व्यक्ति का जीवन, फल की आशा बिल्कुल नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण गीता में ही कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तद्धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी, मैं धर्म की विकास के लिए, संरक्षण के लिए, लोक कल्याण के लिए धरा पर अवतरण लूंगा। तो भगवान कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए, यह हम ही नहीं कहते, देश के 130 कोटि जन कहते हैं। भाई किसको आपत्ति है कि कृष्ण जन्मभूमि पर कृष्ण का मंदिर बने? और अगर इस देश की बहुप्रतीक्षित मांग है तो माननीय उच्चतम न्यायालय इस पर सुनवाई करे। हम तो चाहते हैं कि न्यायालय तथ्यों के आलोक पर ही तो करे, और तथ्यों के आलोक पर जब न्यायालय सत्य के साथ करोगे तो सत्य उद्घाटित होगा। जिस प्रकार राम जन्मभूमि में सत्य का उद्घाटन हुआ, विश्वनाथ कॉरिडोर में सत्य का उद्घाटन हुआ, ठीक वैसे ही कृष्ण जन्मभूमि में विश्व में सत्य का उद्घाटन होगा। और सत्य को कौन रोक सकता है? बादल कितने भी घुमड़ घुमड़ कर आ जाएं, सूर्य को नहीं रोक सकते, यह सत्य है। तो अच्छा, बहुत ही कम शब्दों पर अब हम बात करेंगे, फर्क क्या साफ है? पूर्ववर्ती सरकार में शिक्षा के नाम पर घोटाले होते थे, अब 1,38,000 विद्यालयों का कायाकल्प हुआ, फर्क साफ है। पूर्ववर्ती सरकार में कक्षा 8 तक कस्तूरबा विद्यालय दुर्गति का शिकार थे, अब कक्षा 12वीं तक की शिक्षा बच्चियों को निःशुल्क प्राप्त होगी, सर्व सुविधा युक्त होगी, यह फर्क साफ है। स्नातक तक की बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो रही, फर्क साफ है। महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, फर्क साफ है। महिलाएं सुरक्षा के वातावरण में आगे बढ़ रही हैं, और आज उत्तर प्रदेश के प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हो चुकी, फर्क साफ है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं जो लंबित पड़ी थी उन्हें पूरा किया गया है, फर्क साफ है। उत्तर प्रदेश के 4.5 करोड़ से अधिक किसान सम्मान निधि का लाभ पा रहे हैं, फर्क साफ है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो बिजली के बिलों में आधे की कटौती की है, 4.5 करोड़ किसान और उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ से अधिक निवासी उसका लाभ पाएंगे, फर्क साफ है। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति का अवसान हुआ है, समान रूप से सहजीवन सहभाव
की परंपरा का विकास हुआ है, फर्क साफ है। उत्तर प्रदेश आज हर क्षेत्र में नंबर 1 बना है, फर्क साफ है। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे नंबर पर पहुंचा है, फर्क साफ है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, फर्क साफ है। और पुनः उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनेगी, फर्क साफ है। अच्छा, चूँकि हम स्थानीय स्तर पर हैं तो हम आपसे स्थानीय स्तर पर भी जानना चाहेंगे। दोनों विधानसभा में मुझे लगता है आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का दोनों विधानसभा में एक साथ कब्जा हुआ है, और दोनों विधानसभा में एक जो बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, और जो दूसरी विधानसभा है वो युवा हैं, ग्लैमर वाले हैं, बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। क्या लग रहा है, जनता बहुत प्रतीक्षा कर रही है कि इनमें कुछ परिवर्तन होने जा रहा है, या यही दोनों लड़ेंगे, या फिर क्या कुछ ऐसा कुछ कोई नया चेहरा? मतलब बहुत सारे कयास जनता के इंतज़ार है, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाम की घोषणा का इंतज़ार है। तो क्या कुछ लग रहा है आपको, कोई जानकारी, कोई ऐसा संकेत जो जनता को आप देना चाहें? देखिए, 2014 में देश में जब चुनाव हुए, लोकसभा के आम चुनाव हुए, तो अपने अपने बूथ पर देश के प्रत्येक नागरिक ने, प्रत्येक मतदाता ने देश के प्रधानमंत्री को चुना, सांसद को नहीं चुना। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो हर विधानसभा सीट पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को चुना, ना कि विधायकों को चुना। आने वाले समय में भी 2022 के चुनाव में, 2019 का चुनाव भी लोकसभा का आपने देखा और 2022 का चुनाव भी देखा है, 2022 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा सीट पर और उसके साथ जनपद चित्रकूट की दोनों विधानसभा सीट पर, जनपद चित्रकूट के 862 बूथों पर, प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल के फूल को एक एक मतदाता चुनने के लिए लालायित है। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 4 फरवरी को अधिसूचना जारी हो जाएगी, जनपद चित्रकूट में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 8 फरवरी को नॉमिनेशन की अंतिम तारीख है। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड एक प्रतिनिधि के तौर पर एक व्यक्ति का चयन करके हमारे बीच भेजेगा, वो पार्टी का कार्यकर्ता होगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर, सामाजिक समीकरण की दृष्टि से और विनिबिलिटी के आधार पर और कार्यकर्ता की दृष्टि से प्रत्याशी का चयन करेगा। जो भी प्रत्याशी आएगा, भारतीय जनता पार्टी के 124 सेक्टर, 11 मंडल और 862 बूथ पर हमारा जो एक ढांचा है सांगठनिक, वह और मोर्चे प्रकोष्ठ विभाग। मतलब आप सवाल से बच रहे हैं? नहीं, सवालों से बच नहीं रहा हूं। मैंने बताया ना आपको कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। जिस सेनापति के हाथों में कमल के फूल का झंडा थमाएगी पार्टी, 862 बूथों पर कार्यकर्ता उस सेनापति के नेतृत्व में अपना अपना बूथ जीतकर सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे वोट बैंक तुष्टीकरण, जातिवाद, क्षेत्रवाद, अलगाववाद की राजनीति करने वाले दलों को सत्ता से दूर करेगी, और पुनः उत्तर प्रदेश में जनपद चित्रकूट की दोनों विधानसभा में सुनिश्चित कमल खिलाकर, 350 से अधिक कमल खिलाकर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की फिर एक बार भाजपा सरकार के गठन का संकल्प लेकर काम करेगी। यही हम सबका प्रयास है। अच्छा, आपसे एक अंतिम सवाल है और व्यक्तिगत सवाल है। चूँकि आप युवा हैं, एक अच्छे वक्ता हैं, लगातार शुरुआत से संघर्ष करते रहे हैं, क्या कभी भविष्य में ऐसा हो सकता है कि पार्टी आप पर विचार करे, या आप स्वयं एक दावेदारी करना चाहें भविष्य में? अभी तो नहीं। और क्या आप विधायक बनने की ऐसी कोई इच्छा रखते हैं, या फिर पार्टी ने कहा तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे कभी? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, संगठन जो जिम्मेवारी देगा, संगठन ने जिम्मेवारी दी कि पार्टी के नीति शोध विभाग के प्रदेश के सहसंयोजक के नाते पार्टी मुख्यालय में रहना था। 4.5 साल पार्टी मुख्यालय रहे। संगठन ने जिम्मेदारी दी विधानसभा चुनाव संचालन समिति के सदस्य के रूप में काम करना था, उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया। लोकसभा चुनाव संचालन समिति 2019 के सदस्य के रूप में काम करना था, उस पर काम किया। पार्टी ने जिम्मेदारी दी कि फरवरी 2020 से जिले के महामंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाना है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आज 862 बूथों के सापेक्ष 500 बूथों पर प्रत्यक्ष प्रवास किया, 11 मंडलों पर प्रवास हुआ, 124 शक्ति केंद्रों पर प्रवास हुआ है, और कार्यकर्ताओं से नियमित संपर्क की प्रक्रिया रखते हैं। पार्टी अगर आगे भी कोई दायित्व और जिम्मेदारी देगी तो उसका निर्वहन करेंगे। और राजनीतिक क्षेत्र में रहने के नाते सबके मन में आकांक्षा और अभिलाषा होती है कि
वह पार्टी में अपने लिए दावेदारी करे, पार्टी में आगे बढ़े। तो आगे जो पार्टी तय करेगी कि हमको पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में जाना है तो पार्टी के उस निर्देश का भी अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। जब तक पार्टी ने कहा कि आपको इस भूमिका का, तो जिस जिस भूमिका का पार्टी निर्देश करेगी उस भूमिका का पूरी ईमानदारी, सोच ईमानदार, काम दमदार की नीति पर काम करते हुए पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ काम करेंगे और पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में, बूथ पर स्थापित वैचारिक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता के रूप में नियमित रूप से काम करेंगे और अंतिम सांस तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नियमित अहर्निश संघर्ष करेंगे। यही हम सबकी संकल्पना है, ये हमारा विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ आलोक कुमार पांडे। बड़ी मजबूती से उन्होंने अंत में कहा कि एक सिपाही के रूप में अंतिम सांस तक, ये कार्यकर्ता की सोच होती है, ये उस सिपाही की सोच होती है जो अपनी सांस को गिन लेता है अपने दल और अपनी विचारधारा के लिए। तो इनसे हमारी बहुत सारी विस्तृत बातें हुई हैं। संभव है कि आप सबको ये बातें समझ में आई होंगी। आगे भी हम इनसे चर्चा करते रहेंगे। अभी पूरा चुनाव का एक लंबा समय हमें व्यतीत करना है। बने रहेंगे इनके साथ, लगातार समय समय पर हम आते रहेंगे ताकि आपको चुनाव की जानकारी मिलती रहे, जनता के मुद्दों की जानकारी मिलती रहे और क्या कुछ हो रहा है, ये सारी बातें हम अनेक शख्सियत के साथ करते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ फुल स्टॉप के साथ।